लाइसेंस एग्जाम सब मिल जाता है, तब जब आपको जॉब भी मिलती है वो अनपेड होती है। हमसे कॉम्पीट ना करें या कैलिबर नहीं होता या टाइम नहीं होता। हमें मेंटोर्स और लीडर्स नहीं मिल रहे। कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को रगड़ा दो, उसको कंस्ट्रक्टिव बनाने की बजाय इंसल्टिंग मैनर में कम्युनिकेट कर देते हैं। लड़कियों के लिए हर लॉ फर्म में काम करना बहुत महफूज नहीं, और नजरों से भी देखते हैं। यूज दैट एज अ पॉजिटिव पावर। डरे खुदा के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए। आप जिस भी शोबे में यू विल succeed, you will win in the end. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ। आज हमारे साथ एक यंग लॉयर मौजूद हैं और उनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि एक जवान शख्स को, यंगर शख्स जो इस फील्ड में आता है, उनको किन मसाइल का और किन सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम महनूर सईद, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम वेल, आप कैसी हैं? जज़ाकल्लाह खैर। वकालत क्यों की मानूर? आपके अम्मी अब्बा में से तो कोई वकील नहीं है? कोई भी नहीं, और किसी ने कोई कभी मुझे ऐसे पुश भी नहीं किया। मैं खुद एक बहुत यंग एज से एक डिबेटर थी और मैंने बहुत जल्द ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि मेरी रीडिंग, राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अलॉन्ग विद जो मेरे स्पीकिंग एबिलिटीज़ थी बहुत अच्छी हैं। और जो एक फील्ड जो इन सब चीज़ों का मिक्सचर है और इनकरेज करती है वो मुझे वकालत नज़र आती थी। जब आप लॉ में आई, तकरीबन आपका 3 साल का तजर्बा है जी, तो कुछ ना कुछ स्टाइपेंड जैसे इंटर्न आता है कोई लीगल फर्म में दिया जाता है, तो आपको भी दिया गया होगा, तो क्या दिया गया था? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा। और मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि इंटर्नशिप्स तो बहुत कम होता है कि आपको पेड मिले। Oh, really? जी। और फिर उसके बाद जब आप इवन ग्रेजुएट कर जाते हैं, आप अपनी अप्रेंटिसशिप से गुजर जाते हैं, एक 6 मंथ्स का पीरियड होता है, और फिर आपको अपना लाइसेंस एग्जाम सब मिल जाता है, तब जब आपको जॉब भी मिलती है वो अनपेड होती है मेजॉरिटी फर्म्स में। और फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, जिसको ये एक प्रोबेशन पीरियड कहलाया जाता है, वो अनपेड होता है। और उसके बाद कुछ जो लकी ब्लेस्ड लोग होते हैं, वकील, यंग वकील, उनको कोई 20-25 हज़ार एक लिटिगेशन फर्म में मिल जाती है। बट इसमें तो पेट्रोल भी नहीं कवर होता। इससे पेट्रोल भी नहीं कवर होता। और जब हम खुद, मैं उस पोजीशन में थी और जब मैं सोचती थी कि अगर मैं ऐसी ऑफ़र एक्सेप्ट करती हूँ या इस ऑफ़र को परस्यू करती हूँ जो मुझे ऐसी कोई मिली 1, 2, 3, तो मैं यही सोची थी कि अगर मैं 2 घरों में ड्राइवर लग जाऊं तो मैं से ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। और मैंने अपनी, और ये एक बहुत सीरियस थॉट थी इन द मोमेंट, जो कि अब हंसी आती है, लेकिन ये हमारे लिए, जो मेरे जैसे और बहुत वकील हैं, उनके लिए बहुत सीरियस थॉट। अच्छा, ये चीज़ मैंने मेडिसिन में भी सुनी है मानूर जी, कि जो यंग लॉयर्स अभी पढ़ाई करके ख़त्म चाहते हैं, तो मेरे अपनी फैमिली में एक बच्चा, उसको 25 हज़ार मिल रहा है। मेरा तो मुकुल गया था सुनकर। ओके, इतने कम? कि हाँ, तो इतने ही मिलते हैं, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अच्छा, ये बताइए कि जो यंगर लोग जाते हैं फील्ड में, अब मैं अभी लिटिगेशन फर्म्स की बात कर रही हूँ, वैसे तो ऑफ कोर्स देयर इज़ एन ऑप्शन कि आप एज अ लीगल काउंसिल किसी कंपनी में जाएं, मगर लीगल काउंसिल तो आपको फ्रेश ग्रेजुएट्स को तो नहीं लेती जी। तो आपको पहला तो अपने कई बरस तो लिटिगेशन फर्म में गुजारने होते हैं, तो इसलिए उस पर हमारा हाँ कि वो अपना कुछ स्ट्रेंथन करें, अपना बेस समझ वमझ आए। तो फिर तो क्या, किस किस्म का करियर आप देखती हैं बीइंग वे यू आर राइट नाउ? क्या आपको भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है कि वकालत की इंडस्ट्री में, अच्छा ख़ास कर जब आपका कोई वालिद या वालदा वकील नहीं थे, तो आपके पास एक जमा हुआ कारोबार नहीं है जिसको आप टेक ओवर कर रहे हैं, हाँ, तो आपने जो जगह बनानी है अपने लिए खुद बनानी जी। तो इस तरह के माहौल में क्या फ्यूचर देखती हैं? ये एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फ्यूचर के बारे में सोच के अभी अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव बताऊं तो मैं तो होती हूँ एंग्शियस, क्योंकि ये एक ऐसी बात है कि हर किसी को एंग्शियस कर देती है, जो स्पेशली फर्स्ट जनरेशन वकील होता है, जिसके बाप दादा वकला नहीं होते, उसने खुद एक डिसीजन ली होती है, क्योंकि हमारी फील्ड में एक मेंटरशिप का जो कॉन्सेप्ट है और एक अच्छे लीडर का कॉन्सेप्ट है वो लैक करता है। अच्छा।
मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मेरे जो मेंटोर हैं असद समी भट्ट साहब, वो बहुत अच्छे वकील हैं। उनको खुद अभी 10 साल माशाल्लाह तकरीबन हुए हैं प्रैक्टिस करते हुए। लेकिन जो मेजॉरिटी लॉयर्स हैं उनको ऐसा मेंटोर मिलना मुश्किल होता है। और क्या वजह है इसकी? क्या वो चाहते हैं कि लोग कल को हमसे कॉम्पीट ना करें, या कैलिबर नहीं होता, या टाइम नहीं होता? आई वुड लाइक टू थिंक कि ये टाइम का मसला है लेकिन हो सकता है ये इन सब चीज़ों का मिक्सचर भी हो सकता है। आई डोंट नो रीज़न क्या है। मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस ये ज़रूर है कि हमें मेंटोर्स और लीडर्स नहीं मिल रहे। इवन जब आप जाते हैं आपको वो कहते हैं, कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को रगड़ा दो, रगड़ा ज़रूर दो, लेकिन आप ये भी अपने माइंड में रखना चाहिए कि अगला इंसान है, उसने बहुत मेहनत से अपनी डिग्री हासिल की है, बड़े पैसे लगाए और बड़ी उम्मीद से, और एक जिसको ज़ील जोश कहते हैं, एक जोश से इंडस्ट्री में। रगड़ा से क्या मुराद है, इसको ज़रा डिफाइन करें ना। अनडिफाइंड वर्किंग आवर्स, वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, कुछ अक्सर औकात आपको संडेज़ को भी वर्क करना पड़ता है, आपको इवन जो पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं उन दिनों में भी काम करना पड़ता है। जब मैं कोविड था एट इट्स पीक था, उसका सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट एट इट्स पीक था, हम लोग कोर्ट्स जा रहे थे पहली दफ़ा आया था, जब पहली दफ़ा, और फिर उसकी एक सेकंड वेव आई थी। हाँ। जो कि बहुत लोगों को हुई और बहुत लोग अस्पताल में भी हॉस्पिटलाइज हुए। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट so many people from our judiciary as well। हाँ, जो एक इनिशियल फेज था इसका, that was very disastrous। yes। फिर वो कुछ मिक्स से होते गए सिम्टम्स, और एक बिल्कुल जरा उस दौरान हम लोग कोर्ट जा रहे थे, कोर्ट्स बीच में खुले हुए थे, इलेक्शंस के दिन थे, और इलेक्शंस के दिन जो भी प्रैक्टिसिंग लॉयर होगा उनको तो मालूम होगा, लेकिन जो नहीं है और देख रहे हैं, उस वक्त बहुत इट्स लाइक अ फिश मार्केट, बहुत रश, इंसान के ऊपर इंसान होता है, और अक्सर औकात लोगों ने मास्क भी नहीं पहने होते थे। तो रगड़े का मतलब ये होता है कि आपको एक तो फिजिकल लेबर आपकी बहुत लगती है, आपके अनडिफाइंड आवर्स होते हैं, पे मैंने भी आपको बताया है कि क्या होती है। तो इसको, एंड देन जब आप उनके पास अपना काम लेके जाते हैं, अपने सीनियर्स के पास या जो भी पार्टनर्स होते हैं, वो आपको, उनके लिए वो फीडबैक होता है, लेकिन फीडबैक कम्युनिकेट करने का भी एक तरीका होता है और उसको कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। अक्सर औकात वो उसको कंस्ट्रक्टिव बनाने की बजाय एक इंसल्टिंग मैनर में कम्युनिकेट कर देते हैं, जो कि अगले, जो स्पेशली जो बच्चा होता है उसका मोरल बहुत गिर जाता है। वो ऑलरेडी गिरा होता है, इतनी फिजिकल लेबर और इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन से गुजर के वो अपना काम कर रहा है, जबकि उसने इतनी मेहनत और पैसे लगाए डिग्री हासिल करने के लिए, तो उसका मोरल बिल्कुल गिर जाता है। इस चीज़ को, सब चीज़ों को मिला के ये रगड़ा कहते हैं कि ये रगड़ा होना चाहिए बच्चे को। लेकिन मैंने ये देखा है मानू, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि इवन आई हैव सीन लॉयर्स एंड आई हैव फ्रेंड्स हु आर एट द वेरी सीनियर लेवल्स, मगर उनके आवर्स भी बड़े अनडिफाइंड हैं, और उनकी बीवियाँ अक्सर शिकायती करती हैं कि तो इतना बड़ा वो लकड़ी के डब्बे में बुक्स लगी हुई, और रात को भी आएंगी और रात को भी बैठ गए और दिन में भी बैठ गए, छुट्टी का भी कुछ पता नहीं है, मतलब घर पे भी हैं तो दे आर वर्किंग। तो ये तो एक ऑब्जर्वेशन मेरी अपनी भी है कि ये होती है। अच्छा, एक बात बताइए, जो इतने ज़्यादा अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट आ गए हैं ना, जैसे फैशन हो गया है कि लॉ कर रहे हैं, तो देयर आर सो मेनी लॉयर्स बीइंग चर्नड आउट, हर दूसरा बंदा एक वकील है। बिल्कुल। उसका क्या असर आया है? सप्लाई एंड डिमांड की बात है ना, उसका क्या असर आया है इंडस्ट्री पे? जहाँ जो आप सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जैसे आप पे की बात कर रही हैं, अब अगर 40 लोग पहले होते थे तो अब 125 बंदा खड़ा है उस सीट के लिए, तो मैं तो अगर सेठ हूँ मैं तो कहूँगी वाह भाई, अब तुम्हें पैसे ही नहीं ना देती, मुफ्त में ही आ जाओ। मे बी सो व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट, और फिर क्वालिटी क्या है इन लोगों की जो आ रहे हैं इतना डिग्रियाँ लेके? तो क्वालिटी पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि बार काउंसिल जो है हमारा अपना, वो ज़रूर स्टैंडर्ड हाई कर सकता है। जिस तरह अभी जब मैं लिटिगेशन कर रही थी, हमारे जो अपोजिंग काउंसिल थे उनकी डिग्री वेरिफिकेशन में इशू खड़ा हो गया था, और ये एक बहुत अच्छा स्टेप मुझे लगा था बार काउंसिल की तरफ से। उन्होंने जितने भी वकील थे उस वक्त जिनकी डिग्री वेरिफिकेशन के इश्यूज चल रहे थे, उनको सस्पेंड किया और उनके ऊपर बाकायदा एक केस और पूरी एक इन्वेस्टिगेशन चली थी। तो इस तरह के अगर स्टेप्स बार काउंसिल लेता जाए तो एक तो स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा, और जहाँ दूसरी बात आती है
जॉब के पर्सपेक्टिव से क्या इम्पैक्ट हुआ है, वो ये इम्पैक्ट हुआ है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि रेफरेंसेस के बगैर अब नौकरी मिलना, और ये आई थिंक हर फील्ड में अप्लाई होती है, सिर्फ लीगल फील्ड में नहीं अप्लाई होती। रेफरेंसेस के बगैर एक अच्छी जगह पे जहाँ से आप सीख भी सको कुछ ना कुछ, मिलना बहुत मुश्किल है। सिर्फ जिन बच्चों के रेफरेंसेस होते हैं वो यूजुअली वो बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी वेल टू डू होते हैं। वो बच्चे भी बहुत लो वेज या फिर नो वेज में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दे डोंट हैव टू मेक एंड्स मीट, उन्होंने उनको अखराजात नहीं उठाने होते, उनके पेरेंट्स या जो भी उनकी इनहेरिटेंस होती है दैट टेक्स केयर ऑफ इट। बट जो स्ट्रगलिंग कम्युनिटी होती है, मैं खुद बहुत ब्लेस्ड हूँ, लेकिन अगर मैं अपने में से उन बच्चों की आवाज़ बनूँ, लोगों की, बच्चे तो अब खैर नहीं रहे, अपने कॉलीग्स की आवाज़ बनूं, जिन्होंने अपने घर के खर्चे भी उठाने, अपना खर्चा भी उठाना है और आगे अपनी ज़िंदगी, एक फैमिली शुरू करने का भी सोचना है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है ये। स्पेशली वो जो केपेबल हैं, जिनके अंदर वो जोश भी है कि हमने कुछ करना है एज अ लॉयर। एक पॉइंट इसमें जो मैं दोबारा आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूँगी, जो मैंने बात करी कि वो तो आपने बहुत अच्छी बात करी कि बार एसोसिएशन ने जिनकी लाइसेंसेस अभी वेरिफिकेशन डिग्री नहीं हुई थी वो पेंडिंग, लेकिन जो ढेरों लोग पढ़ के आ जाते हैं जी हर लेवल की यूनिवर्सिटी से जी, उनकी क्वालिटी क्या है? अब क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि नौकरी नहीं मिल रही जी, अच्छा, मैं अक्सर सुनती हूँ क्योंकि मेरे यंग क्राउड में दोस्त बड़े हैं, बेटी के भी दोस्त मेरे दोस्त हैं, इस तरह से मिलने जुलने वालों के बच्चों में हैं वकील, वो लोग मुझे बताते हैं कि आंटी वो पता है फ़लाँ शख्स का इंटरव्यू था और उसको तो ये बेसिक, मतलब ठीक है वो सीख कर नहीं आया, बट अगर आपने डिग्री भी ली है तो आपको एक लेवल आपका कुछ बनता है, तो वो लेवल नहीं है। फिर जब उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो कहेंगे देखो ना तो वो कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। तो क्वालिटी अगर फ़र्क पड़ रहा है तो वो कितना किरदार अदा करती है नौकरी ना मिलने में? आपको इसमें कुछ बोलने की बजाय एक एग्जांपल दूंगी। एक स्प्लेंट थी, मैं वो पढ़ रही थी क्योंकि हमने उसका जवाब देना था, तो उसमें उन लॉयर ने लिखना था कि इट इज़ ऑल्सो मेंशन, वो रखने की बजाय उन्होंने लिख दिया कि इट इज़ मेंशन डाउनस्टेयर्स। तो ऐसे भी आपको, तो जो और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज अनफॉर्चुनेटली उर्दू है, लेकिन इंग्लिश भी है। हाँ। और उर्दू और इंग्लिश दोनों 2018 के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ है। तो आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट, वकालत में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो आप जितना इसको एम्फसाइज करो उतना कम है। अगर आप उर्दू में आपका है तो उसमें जी। और अच्छा, इसी तरह मैंने देखा है कि जो अंग्रेज़ी में जिन बच्चों ने ज़्यादा पढ़ा होता है, तो जब उर्दू की FIR वगैरह सामने आ जाए ना तो वो उनको पढ़ना अजाब हो जाता है, वो पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, दोनों तरफ से मसला है, दोनों तरफ से, दैट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। इस चीज़ को बहुत तवज्जो लॉ स्कूल्स को देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक सर्जन की भी बात करते हैं, जिस तरह हम डॉक्टर्स, क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, तो इसमें वही आपकी बात कि आपको पूरी जिंदगी एक एफर्ट रहता है, आप पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल, यू कैन नॉट स्टॉप लर्निंग, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर ग्रोथ इन लर्निंग। बट एक सर्जन भी पहली फर्स्ट डे ऑन द जॉब उसको अकेला आप खड़ा नहीं कर दोगे, बेशक। उससे पहले हाउस जॉब्स होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, बहुत कुछ होता है। हमारी डिग्री में भी ऐसे या तो उनको मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए जिसमें हमें एक्चुअल प्रैक्टिकल स्किल्स हम सीखें। सही। जो कि मैं एक एक्सटर्नल डिग्री होल्डर हूँ, मुझे ऐसी प्रैक्टिस नहीं मिली। मैंने तो लॉ भी इनिशियली जो पढ़ा था वो बाहर का था, लोकल डिग्री में तो लोकल नहीं पढ़ाया जाता। उसके भी अपने फवायद थे कि मेरे एनालिटिकल स्किल्स पॉलिश हुए, अच्छे बन गए। लेकिन हम अगर अपनी लोकल डिग्री का वो स्टैंडर्ड कर दें जहां हमारा कंटेंट ही इतना अच्छा हो, तो कोई भी बच्चा बाहर की डिग्री के लिए ऑप्ट नहीं करेगा और वो उसके पैसे भी बचेंगे। तो अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो लीगल फर्म्स का मैं कल्चर कहूँ जिसमें लड़कियां कितनी काम कर रही हैं, लड़कियों के लिए ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस एवरीवेयर, अच्छे बुरे लोग, अच्छी बुरी जगहें हो जाती हैं, लेकिन मैं जनरली एक बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने सुना ये लोगों से कि जी जो लड़कियों के लिए हर लॉ फर्म में काम करना बहुत महफूज नहीं है जी। तो इस बारे में, और फिर क्या काम
जो ज़्यादा जिसमें आपकी करियर को हेल्प मिले। देयर आर केसेस एंड देन देयर आर केसेस, है ना जी। तो क्या उसमें हमारे जो ओनर्स हैं या जो लीगल हेड्स हैं वो क्या लड़कों को ज़्यादा डू दे पुश द गुड केसेस टुवर्ड्स देम, और क्या लड़कियों को थोड़ा सा ज़रा वो हल्के फुल्के प्यारे प्यारे? ये क्वेश्चन मैं थोड़ी बायस्ड होंगी क्योंकि लाइक आई सेड आई एम वेरी ब्लेस्ड। मेरे मेंटोर्स कुछ ऐसे थे जो कि मुझे बहुत इनकरेज करते हैं। दे आर फेमिनिस्ट्स, आई वुड इवन गो ऑन टू से दैट दे आर फेमिनिस्ट्स, और वो मुझे सरसत तो मुझे बहुत इनकरेज करते हैं आज तक। और इवन मेरे एक टीचर थे क्रिमिनल लॉ के, उन्होंने मुझे कहा था कि इफ़ यू आर अ वुमन, अगर आप एक कोर्ट रूम में एंटर होती हैं, all eyes will be on you because you will be in the minority, और लोग वैसे ही कुछ और नज़रों से भी देखते हैं। You use that as a positive power. Absolutely. And use that to polish your skill and to get your point across. तो मैं तो इस तरीके से बहुत blessed रही हूँ। और एक और बात जो मैंने नोटिस की है कि वर्दी में, स्पेशली जब आप अपनी बरादरी में जाते हैं, अपनी फ्रेटर्निटी में जाते हैं और वर्दी पहनी होती है, उसमें इज्जत बहुत है आपके लिए उस वक्त। चाहे आपका को काउंसिल हो, जो मर्जी हो, वो आपके साथ किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं करता। जहाँ तक केसेस की बात होती है कि गुड केसेस एंड देन केसेस, इसमें बात आ जाती है रिसोर्सेज की, और इन जनरल जो हमारे मुल्क का और सोसाइटी का एक कल्चर है कि लड़कियां ज़्यादा बाइक्स पे ट्रैवल नहीं कर सकती, ज़्यादा जिनको कहते हैं ख्वारी का काम है वो नहीं कर सकती। और उसके एक बहुत लेजिटिमेट रीजंस भी हैं, क्योंकि हम लोगों की सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बहुत कम है कि एक लड़की बाइक पे आ जा रही हो अनफॉर्चुनेटली और सेफ फील करे। तो इसलिए इस जगह पे वो मार खाती हैं लड़कियां, क्योंकि उनको अब रिसोर्सेज, ऐसी रिसोर्सेज के लिए किसी दूसरे पे रिलाई करना पड़ता है। और जहाँ एक फर्म में 2 रिसोर्सेज लगेंगे क्योंकि लड़की को काउंसिल है या फिर लड़की को केस दिया हुआ है, वहाँ वो एक बच्चे को भेजेंगे, अपना अखराजात बचाएंगे, एक लड़के को भेज देंगे। सही। तो ये इसके लिए मैं लॉयर्स को नहीं ब्लेम करूंगी, मैं इन पूरा जो एक माहौल है उसको करूंगी। और क्रिमिनल लॉ में जाने का सोचा कभी? मैंने बहुत सोचा। फिर क्यों नहीं गई? क्योंकि क्रिमिनल, वैसे मेरा जब मैं ग्रेजुएट कर रही थी, मैं एक बहुत आइडियलिस्टिक थी एंड आई रियली थॉट कि मैं मुल्क के हालात या बहुत चीज़ें बदल सकती हूँ। लेकिन जब आप जैसे जैसे बड़े होते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, और अगर आपने हक हलाल की कमाई कमानी है तो फिर आपको बहुत डिसीजंस लेनी पड़ती हैं जो कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप करते हो। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी निकली कि मैं उस साइड पे जा नहीं सकी। उस साइड पे मुझे ऐसी, इसमें देयर इज लोड्स ऑफ मनी, पैसा बहुत है उधर जी, लेकिन थ्रू आई वुड से फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग, या तो आपका सेटल्ड बिजनेस हो ऑलरेडी, आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर ना हो, फिर आपको मिलेगा, या फिर यू रिजॉर्ट टू मीन्स दैट आर नॉट समथिंग दैट कैन बी एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। आपको अपने मोरल्स को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताएं, आपकी अभी शादी हुई है? नहीं। ठीक है, तो फिर मैं सही बंदे से पूछ रही हूँ सवाल। जब बड़े लंबे आवर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, अच्छा डॉक्टर्स में भी कोई अगर डेंटिस्ट है या फिजिशियन है तो इतना इशू नहीं होता। इफ़ शी इज़ अ सर्जन जी, तो किसी वक्त भी अल्लाह माफ़ करे इमरजेंसी हो गई, और वकालत के तो लंबे आवर्स होते ही होते हैं। इसको लड़कियां जो फील्ड्स में हो, इस फील्ड में हैं, वो आराम से बैलेंस कर लेती हैं या ज़्यादातर उसके बाद से वकालत छोड़ देती हैं, या क्या अप्रोच होती है उनकी टुवर्ड्स बैलेंसिंग ये दोनों चीज़ों को? अव्वल तो बहुत कम लड़कियां हैं जो अपने आप को ऐसी पोजीशन में रखती हैं इन अ फर्म और इन अ कंपनी, या फिर लॉ ओवरऑल परसू इस तरीके से करती हैं कि उनका टाइम कॉम्प्रोमाइज़ हो। क्योंकि ऑफ कोर्स हमें ये सिखाया जाता है कि फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करना है, फैमिली शुरू करनी है, शादी करनी है। लेकिन जिन लड़कियों को सपोर्टिव स्पाउसेस मिल जाएं, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन जो लकी फ्यू होती हैं जिनको मिल जाएं, वो बहुत इजीली परसू कर पाती हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसकी अम्मी गायनोकोलॉजिस्ट हैं और उनके 2 बेटे हैं जो कि दोनों डॉक्टर्स हैं, और मेरी अपनी दोस्त बहुत काबिल है,
She's a lawyer? She's not a lawyer, but she's a teacher. She did her masters in history and archaeology, I believe. तो वो Fulbright scholar रही है, तो उन्होंने बहुत काबिल बच्चों को भी तो वो काम क्या करती हैं उनकी जो बहू हैं? आपकी फ्रेंड? मेरी फ्रेंड वो पढ़ाती हैं, वो टीच करती हैं। नहीं, मेरा टीचिंग तो अगेन इज कंफर्टेबल आवर्स जी। मैं बात कर रही हूँ वकालत जो लेके चले औरतें जी, और लॉ ही प्रैक्टिस कर रही जी हैं। अब इसमें द आवर्स कैन बी वेरी वेरी इरेटिक जी। एकदम कोई केस आया है, आपकी डेडलाइन है, आपको नेक्स्ट डे मीट करना है और आपको करना है जी। बिल्कुल। अब घर में आपके दावत है, कोई आ रहा है या कोई जा रहा है जी, तो वो एक तो मैं उस नजर से बात कर रही हूं। बिल्कुल, उसके लिए आपको सपोर्टिव स्पाउस चाहिए होगा। और जब मिल जाता है, उसकी एग्जांपल मैं आपको अपनी दोस्त की अम्मी दे रही थी, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वो अक्सर उनको संडेज को भी उनको हर वक्त ऑन कॉल तो अवेलेबल होना पड़ता है। तो शी मैनेज्ड द होल हाउस बिकॉज उनके स्पाउस बहुत सपोर्टिव थे। अच्छा, तो जो लड़कियां जिनकी शादियां हो जाती हैं उनको या तो वकालत छोड़नी पड़ती है अगर सपोर्टिव स्पाउस नहीं है, और अगर है तो फिर क्या ही बात है, फिर तो वो सक्सेसफुल होंगी अपने करियर। अच्छा, बाज़ जॉब्स ऐसी भी होती हैं जहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर आप बाहर सॉफ्टवेयर कंपनीज में खसूसन जी, कि जहाँ पे बाहर की क्लाइंट्स हैं आपके और आवर्स जो हैं वो आप ईस्ट कोस्ट टाइम से चल रहे हो, लाइक जो हमारी शाम है और सुबह फजर के बाद तक आपका दफ्तर चल रहा है जी। तो आपके ख्याल में ऐसी जॉब्स पे अगर कोई लड़की शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, हालांकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज अमूमन ख़वातीन को तो ट्रांसपोर्ट ज़रूर देती हैं बिकॉज उनको एक उनका कंफर्ट लेवल रखना उनके अपने इंटरेस्ट में होता है, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह आपने कल्चर और माहौल की भी बड़ी अच्छी बात करी, तो क्या लगता है कि इस तरह की जॉब्स में लड़कियों के घर वाले या जब शादी हो जाए तो ससुराल वाले आराम से मान जाते हैं आपके तजर्बे में, या किस तरह उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम होता है, लेकिन मैंने ये होता भी देखा है। मेरी एक दोस्त हैं, लॉयर तो नहीं है लेकिन वो नाइट शिफ्ट में काम करती है और उनका माशाल्लाह अभी एक और बेटी हुई है उनकी। अच्छा, माशाल्लाह। तो उनके 2 बच्चे हैं। अच्छा। और वो उनका भी ख्याल रखती हैं। उनको कंपनी ने ये अकोमोडेशन ज़रूर दी हुई है कि वो थोड़ी देर ऑफ टाइम से घंटा पहले जी आप चली जाएं, अपनी ब्रेक छोटी ले लें या कुछ कर लें, और वो एक मैनेजरियल पोजीशन में है इस कंपनी में। तो और उनकी जो टीम है वो बाकायदा सिर्फ मेल्स हैं और वो मैनेजर हैं। तो ये इस चीज़ से मैं बहुत इंस्पायर हुई और अभी तक होती हूँ, और ये मुझे उम्मीद देती है कि वहाँ हर किस्म का घर मौजूद है हमारे मुआशरे में, हमारे कल्चर में। और जहाँ 100 बुरे घर हैं जिधर ऐसी सपोर्ट, बुरा तो नहीं मैं कहूँगी, मुश्किल हालात वाले घर हैं जिनको ऐसी सपोर्ट नहीं मिल रही, उधर 1-2 घर ऐसे भी मिलेंगे जहाँ और लड़कियों को सपोर्ट मिलती है और वो फिर ऐसे फ्लरिश करती हैं अपने करियर में माशाल्लाह, कि अपना पूरा घर आबाद करती हैं। एक सवाल और है आपसे, बड़ा दिलचस्प सवाल और अहम सवाल मेरे लिए, कि आजकल जब मैं यंगर लॉयर से आपके एज ग्रुप से बात करती हूँ, आप यकीन कीजिए 10 में से 9 बच्चे जो वकील हैं जी, वो कहते हैं कि आंटी या मैडम और व्हाटएवर कि हम तो अप्लाई कर रहे हैं जी बाहर जाने के लिए। अच्छा, और मज़ेदार बात क्या है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं भी हैं वो फुलब्राइट के लिए नहीं अप्लाई करना चाह रहे, बिकॉज उसमें जब आप करते हो तो आपको 3 साल के लिए अपने मुल्क वापस आना है जी, और 3 साल से पहले आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। ऐसा ही है जी, बिल्कुल। तो वो कहते हैं हमने फुलब्राइट नहीं यूज़ करना, बेशक इट इज़ फंडेड, हम चाहे स्कॉलरशिप लें या जैसे भी करें, लोन वगैरह लोन से करें या वॉट एवर वी डू। तो इसमें आप तो चूँकि यंग भी हैं, आपका एज ग्रुप भी सब वही होगा, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि वाकई ऐसा हो रहा है? ज़रूर हो रहा है, और ये सिर्फ लॉयर्स नहीं, हर प्रोफेशन में आप ये नोटिस करेंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़, सरवाइव करना इतना मुश्किल हो गया है। इवन अगर आप किसी कंपनी में जाके काम करते हो, तनख्वाहें उतनी नहीं हैं जितने खर्चे हैं, और बाहर आपके पास सहूलतें बहुत हैं। जिस तरह फिनलैंड की अगर मैं बात करती हूँ, वहाँ औरतों को मैटरनिटी लीव 1 साल की मिलती है। वहाँ औरतों को उस लीव के दौरान एक स्टाइपेंड मिलता है, उनके बच्चे को भी मिलता है, जो इतना काफ़ी होता है कि वो अपना रेंट, खाना, कपड़ा, पीना सब अफोर्ड करती हैं एक पूरे साल के लिए।
तो यहाँ पे तो अगर आप हमारे मैटरनिटी बेनिफिट देखें, हमारा मैटरनिटी लॉ देखें, तो उसकी वर्बियत ही कुछ ऐसी है कि आप 3 महीने भी आपको पूरी छुट्टी देना ज़रूरी नहीं। और उसके बाद सबसे बड़ा जो मुझे इस मामले में एक अजीब सी भी बात लगती है, प्रॉब्लम भी, कि मैं समझती हूँ कि जहाँ पे ख़वातीन काम कर रही हैं वहाँ पे एक डे केयर सेंटर होना, जहाँ हाँ देखिए हर एक के घर में वो सहूलत नहीं होती कि कोई बुज़ुर्ग बैठा है या कोई मेड है। और आजकल तो खैर मेड वगैरह पे मैं नहीं समझती कि छोटे बच्चे को छोड़ना भी मुनासिब है। इट्स वेरी डेंजरस। तो आप बेशक अगर आपकी मेड है वो आ जाती है साथ, और डे केयर सेंटर है, वहाँ भी कोई सुपरवाइजरी अथॉरिटी है जी, आप भी बीच में घंटे के बाद जाके चक्कर लगा के देख लेते हैं, आपको भी सुकून है। तो हमारे मुल्क में इस तरह से नहीं सोचा जाता है, इस तरह से स्पेशली फर्म्स में फॉर लॉयर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि फर्म्स के पास फंडिंग होती है अमूमी तौर पे जी, कि वो कम से कम फर्म्स जो हैं वो इस किस्म की फैसिलिटी दे सकें, जो फिर मदर्स के लिए भी काम करना जी, मतलब जहाँ बच्चे बेबीज़ हैं 1-2 साल तक के, प्री स्कूल एज की मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद तो जाहिर है फिर घर में और वो सारा होता है मामला। तो इस कोई आप आखिर में आके कोई पैगाम, कोई बात अपने शोबे के हिसाब से करना चाहें या शेयर करना चाहें तो ज़रूर करिए। मैं एक बात यंग लॉयर्स को और कोई भी यंग प्रोफेशनल होगा उनको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बी फियरलेस, डरे खुदा के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए, किसी भी चीज़ को अपनी मजबूरी नहीं समझना चाहिए, और जब भी कोई बात करनी है हक की बात करनी है, और सबसे बेस्ट डिसीजन जो आपको लगता है किसी भी सिचुएशन में हो वो ही लेनी है। और जब तक आप इस असूल को अपना लेंगे, आप जिस भी शोबे में से बिलोंग करते हैं या जो भी आपकी प्रैक्टिस है, यू विल सक्सीड, यू विल विन इन द एंड। पैसा उससे सक्सेस डिफाइन मैं तो नहीं करूँगी और किसी और को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमेशा जो भी बात करनी है हक की करनी है और फियरलेस होके करना है जो भी करना है। आपने मुझे बहुत अच्छा पैगाम दिया और आपने मुझे मेरा एक स्टूडेंट याद दिला दिया जो आजकल एक बड़ा नाम है माशाल्लाह उसका, ज़ोएब सलीम बट। जब मैं अपनी मीडिया लॉस की क्लास पढ़ाती थी तो मैं हमेशा कहती थी देखो यूँ होना है, ये रूल का ख्याल करना, ये करना। तो बड़ा चुलबुला सा बच्चा था ज़ोएब, तो मुझे कहता है मैडम एक सवाल है। मैंने कहा पूछो। कहता है अगर इन बातों पे आपकी अमल करें तो नौकरी कौन देगा? मैं बहुत हंसी। मैंने कहा बात तुम्हारी दुरुस्त है, लेकिन अगर तुम बिल्कुल शुरू में नहीं कर सकते या आपकी बात से मैं टांका जोड़ रही हूँ जी, तो जब तुम किसी पोजीशन पे आ जाओ उस वक्त याद रखना क्या पढ़ाया गया था जी, उसको फॉलो करना मत भूलना जी। तो बात आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन ये कि उसके साथ वो माशरती सपोर्ट, लोगों की अप्रोच, वो सब बड़ा ज़रूरी होता है। आपके आने का बहुत शुक्रिया महानूर, माई प्लेजर। ख़वातीन व हज़रात, आपने महानूर सईद की इंतहाई एक मैं कहूँगी इनकी एज के लिहाज से बहुत मैच्योर गुफ्तगू सुनी और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा पैगाम इन्होंने दिया। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली दफ़ा तक के लिए खुदा हाफ़िज़।